हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेटा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, एक टर्म समझने वाले हैं जो कि है लेटेंट हीट। हीट तो हमें पता है क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। बट ये जो वर्ड है लेटेंट, इसका मीनिंग क्या है? तो लेटेंट का बेटा मीनिंग अगर आप इंग्लिश में सिंपली देखो ना, तो वो ये होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बट इज नॉट विजिबल। यानी कि वो जो चीज है वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमें विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही या महसूस नहीं हो रही। तो ये जो लेटेंट हीट है ना, एक्चुअली ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, हीट आपको पता है कि एक एनर्जी की फॉर्म है, और अगर मैं कहूँ कि हीट एनर्जी हमें विजिबल कैसे होती है, विजिबल से यहाँ मतलब है कि मुझे सेंस कैसे होती है, हमें हीट सेंस कैसे होती है बेटा। हीट को सेंस करने का, मेजर करने का एक ही तरीका है, दैट इज टेम्परेचर चेंजेस, है ना। थर्मोमीटर से जब हम टेम्परेचर में चेंजेस देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ना या घटना, वही इंडिकेशन है ना कि वहां पे कोई हीट एनर्जी का लेन देन हो रहा है, राइट। जैसे सिंपल सी बात आप देखो, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है ना, ये बॉडी मैं भी हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर हो सकता है, ठीक, कोई भी चीज हो सकती है। इस बॉडी में बेटा अगर बाहर से हीट एंटर हो रही है, बाहर से हीट जो है वो एंटर कर रही है इस बॉडी में, यानी इस बॉडी ने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। इस बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे क्या होगा, उसके टेम्परेचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी बेटा। ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। थर्मोमीटर में अगर मैंने इस बॉडी पे थर्मोमीटर लगाया है तो टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। यही अगर इस बॉडी में से बेटा हीट रिलीज होती है, यानी हीट जो है वो बॉडी में से बाहर निकल रही है, हीट एग्जिट कर रही है बॉडी से, बॉडी ने हीट रिलीज कर दी है, तो उस केस में उसके टेम्परेचर को क्या होगा, उसका टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। थर्मोमीटर पे जो रीडिंग है वो गिरनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे बॉडी हीट रिलीज करेगी। यही बात है ना, बेसिक सी, ऐसे ही होता है। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि हीट एनर्जी है वो हम कैसे विजिबल या कैसे हमें सेंस होती है बेटा, टेम्परेचर में चेंजेस के थ्रू। लेकिन यहां से हमें समझ आ रहा है कि कायदे से अगर एक बॉडी में हीट एंटर करती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, हीट उससे एग्जिट करती है तो टेम्परेचर घटना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर में चेंजेस आने चाहिए, है ना, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली फेज चेंज के दौरान ऐसा नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फेज चेंज के दौरान ऐसा नहीं होता। ये जो कायदे से नॉर्मली होना चाहिए ना, फेज चेंज के दौरान नहीं होता। फेज चेंज क्या होता है? फेज चेंज होता है मतलब जैसे जब मैटर की स्टेट चेंज करती है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उल्टा चल पड़ो, है ना, लिक्विड से सॉलिड। जब भी मैटर की स्टेट चेंज करती है, स्टेट को ही फेज बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फेज चेंज। और फेज चेंज के दौरान बेटे जो नॉर्मली होता है ना, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या है, अब आप इसको समझो इस एग्जांपल से, ठीक है। एक ग्लास में आपने आइस की क्यूब रख दी, ये आइस है, ठीक है। आइस क्या होता है बेटा, सॉलिड वाटर ही होता है ना, वाटर का सॉलिड फॉर्म है आइस, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट है उसकी। अब हमने क्या किया, साथ में एक टेम्परेचर के मेजर के लिए ना थर्मोमीटर भी लगा दिया, और हमें पता है कि जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करेगी, है ना। अब हमने क्या किया, तो टेम्परेचर जो रीडिंग आ रही है थर्मोमीटर पे वो 0 डिग्री सेल्सियस आ रही है। अब हमने इसको हीट दी बाहर से, या फिर इसने खुद ही मान लो सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब की, तो वो मैंने यहाँ लिखा है प्लस हीट। बेटा इस आइस ने, जो कि सॉलिड स्टेट है वाटर की, ठीक है, इसने हीट जब अब्जॉर्ब करनी है तो इसने क्या हो जाना है, इसने बेटा मेल्ट हो जाना है ना। क्या हो जाना है, मेल्टिंग बोलते हैं ना इसको। तो मेल्टिंग होगी इस आइस की, और वो सॉलिड से बेटा लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, तो ये पानी बन गया लिक्विड, दैट इज लिक्विड वाटर, ठीक है। सो सॉलिड से बेटा लिक्विड स्टेट में गया, ये जो प्रोसेस है ये है फेज चेंज, ठीक है। इस फेज चेंज के दौरान ऑब्वियसली इस आइस ने बाहर से हीट अब्जॉर्ब की है, ठीक है, इस बॉडी ने हीट अब्जॉर्ब की है, और उसकी वजह से ही वो सॉलिड से लिक्विड बना, है ना, आइस मेल्ट होकर पानी बन गई। तो हीट तो डेफिनेट सी बात है कि इसके अंदर गई है ना, इस बॉडी में गई है। लेकिन अगर आप, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब आप टेम्परेचर की रीडिंग नोट करते हो बेटा, तो ये सॉलिड स्टेट आइस में भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो पानी बन गया है लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे भी बेटा जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता है थर्मोमीटर।
यानी टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर इस केस में क्या हुआ, टेम्परेचर इस केस में जो है वो कांस्टेंट रहा, सेम रहा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी है वाटर का और फ्रीजिंग पॉइंट भी है वाटर का, ठीक है। सो इस तरफ देखो तो बेसिकली आइस जो है बेटा वो जब लिक्विड वाटर में चेंज हुई तो उसका सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज हुआ और उस प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा है, हीट तो उसने एब्जॉर्ब की है, हीट तो उसने एब्जॉर्ब की है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो टस से मस नहीं हुआ। थर्मोमीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही है, कांस्टेंट है इसके ऊपर। और अभी तो हमने पढ़ा कि अगर किसी बॉडी में बेटा हीट बाहर से एब्जॉर्ब होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना, चेंज होना चाहिए, बट वो तो बढ़ा ही नहीं, उतने पे ही रहा। तो आखिर फिर ये जो हीट है ये हीट गई कहाँ, वेयर इट हैज गॉन, है ना। इस आइस ने, सॉलिड वाटर आइस ने हीट को अब्सॉर्ब किया लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये हीट कहाँ गई। यही हीट जो होती है ना बेटा, यही है हमारी लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, एग्जिस्ट तो कर रही है पर विजिबल नहीं हो रही। इस विजिबल कैसे होती है हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, है ना, लाइक दिस। बट यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं हुए। सो फेज चेंज जब भी होता है ना बेटा, भले आप सॉलिड से लिक्विड देख लो या इसको वापस आप इस तरह भी स्टडी कर लो, ऐसे देख लो। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखूँ इसको रिवर्स प्रोसेस में, ऐसे मेरे पास लिक्विड ये पानी बन गया, अब इसको फ्रिज में लगा दो, है ना, इसकी बर्फ जमा दो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, कूलिंग करके ना। इस तरफ हमने हीटिंग की थी, हमने हीट को अब्सॉर्ब किया था। इस तरफ कैसे होगा, ये होगा बेटा कूलिंग करके, यानी कूलिंग करके मतलब माइनस हीट। जब इस पानी में, लिक्विड पानी जो है इसमें से हीट निकलेगी, बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, तभी वो बेटा सॉलिड आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इस तरफ जाने पे प्लस हीट हो रही है, इस तरफ जाने पे माइनस हीट, इसमें से हीट निकलेगी तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तब भी बेटा आपका जो टेम्परेचर रीडिंग है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होगा, टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन राइज होता है कि जो हीट इस लिक्विड वाटर ने बाहर रिलीज की आइस बनने के दौरान, यानी कि फेज चेंज के दौरान जो हीट इस लिक्विड वाटर ने बेटा रिलीज की, वो आखिर गई कहाँ। यही तो बात है, यही तो खास बात है लेटेंट हीट में। तो आओ समझते हैं कि वो हीट जाती कहाँ है, क्यों वो कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं करती, और दैट इज व्हाट इज लेटेंट हीट, कि वो होती क्या है, कहाँ जा रही है ये हीट। ओके, पहले आप ये सोचो कि कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, अलग अलग स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्या अलग हो जाता है कि वही जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर लिक्विड में या गैस। इन तीन जो स्टेट्स हैं किसी भी मैटर की, इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है बेटा उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूर हैं, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, जिसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब वाटर के एग्जांपल से समझो, जो हमने आइस ली है, यहाँ पे बेटा जब मैंने सॉलिड स्टेट में वाटर लिया यानी कि आइस, तो वाटर पहले समझो कि वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, दिस रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है H2O। अगर मैं इसको एज अ रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना लूँ ये सर्कल से, ठीक है, ये एक पार्टिकल है ना, एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, तो उसको ऐसे मैंने अगर एक बॉल के जैसे बना लिया, तो सब जो ये आइस है बेटा सॉलिड स्टेट, ये भी वाटर के पार्टिकल से बनी है, और लिक्विड स्टेट वाटर जो वो भी वाटर के पार्टिकल से ही बना है, ठीक है, इन्हीं मॉलिक्यूल से। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें है, काफ़ी सारे इसके हैं, लेकिन ये स्टेट डिफरेंट क्यों है, एक सॉलिड है तो दूसरी लिक्विड है, ये प्रॉपर्टीज इनकी ये अलग क्यों है, क्योंकि इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल्स बॉल्स हैं, तो बेटा यहाँ पर ये जो आइस है ना सॉलिड स्टेट, इसमें ये बॉल्स देखो कितना पास पास हैं, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इनके बीच की ये जो स्पेसेस हैं देखो वो कितनी कम है, हाँ, उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम है, ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, राइट। अब जो लिक्विड स्टेट होती है वाटर की, जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये जो ये है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब वो दूर दूर हो गए ना, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, उनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो भी बढ़ गए।
ठीक है, यही डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस की। अभी हमने एग्जांपल वाटर का लिया, ठीक है, तो आइस के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास हैं और लिक्विड वाटर में वही पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, तो अब जब फेज चेंज होता है, जब हम इसको हीट देते हैं, जैसे ये आइस है ना, आइस को जो हमने यहाँ पे हीट दी जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड गया, वो कैसे होता है? फेज चेंज इसी तरह हो पाएगा ना बेटा। अगर मुझे आइस को लिक्विड वाटर में बदलना है तो मुझे ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदलना होगा, मतलब ऐसे अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट की तरफ मुझे जाना होगा, तो उसी के लिए बेटा हीट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, मान लो हमने इसको यहाँ पर गर्म किया, हमने इसको हीट दी, ठीक है, तो हीट देने से क्या होगा, इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, ये हीट एनर्जी उनमें गई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, और उस वाइब्रेशन से बेटा वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, यानी उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगी और ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सारे पार्टिकल्स की जो ये अरेंजमेंट है बदल जाए, तो सॉलिड स्टेट पूरी तरह से बेटा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस जो है वो पूरी तरह से मेल्ट होकर वाटर में हो जाएगी। हम कहेंगे कि जो फेज चेंज है, जो हमने वर्ड यूज किया था ना, फेज चेंज, वो कंप्लीट हो गया। तो जब तक बेटा फेज चेंज होगा, आपका ये जो टेम्परेचर है यहाँ वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रीड करेगा, वो टस से मस नहीं होगा, क्योंकि जितनी हीट दी जा रही है वो तो इस तरह पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा के एक दूसरे से दूर ले जाने में यूज हो गई। आप समझ आई वो हीट कहाँ गई, ये जो हीट थी वो कहाँ गई? ये जो हीट बेटा इस आइस ने अब्सॉर्ब की, वो सारी की सारी इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को चेंज करने में यूज हो गई, ठीक है। वो हीट एनर्जी ने ही तो ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसे चेंज किया है, उन एक दूसरे से दूर लेके गई है, राइट। तो इस दैट मीन्स कि जो हीट दी गई थी सिस्टम को, वो सारी की सारी हीट जो है वो फेज चेंज कराने में यूज हो गई, खत्म हो गई उसमें। तो इस वजह से वो जो हीट है उसने टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं किया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। यूजुअली जब हीट किसी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फेज चेंज के दौरान जो हीट हम देते हैं वो जो बॉडी को हीट देते हैं वो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज करने में यूज हो जाती है, यानी कि फेज चेंज कराने में यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है उसी में। इस वजह से जब यहाँ पे आप थर्मोमीटर लगाते हो, रीडिंग लेते हो, तो आपका जब तक फेज चेंज चल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इट विल स्टे दैट द कांस्टेंट, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा एक बार ये फेज चेंज कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा अब अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे, अब ये जो पानी बन गया लिक्विड वाटर है ना, इसे आप फर्दर हीट करते हो और एक ये तो अब लिक्विड स्टेट में बन चुका है, तो बेटा नॉर्मल किसी बॉडी की तरह ही अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लो इसको आपने गैस पे रख दिया पानी को, जो पानी बन गया आइस से मेल्ट होके, तो अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। थर्मोमीटर पे रीडिंग बढ़ेगी 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 और एक पॉइंट आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस रीडिंग आ जाएगी। तो बेटा जब इसकी टेम्परेचर की रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस आएगी ना, तब बेटा वंस अगेन कुछ देर के लिए टेम्परेचर थर्मोमीटर पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप सोचोगे अगेन कि अभी भी तो हीट दी जा रही है ना, तो वो जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? 100 पे क्यों अटक गई है रीडिंग थर्मोमीटर की, आगे क्यों नहीं बढ़ रही फॉर सम टाइम? तो वहां फिर से बेटा एक बार फिर से वहां पे होता है फेज चेंज। अब इस बार क्या होता है कि अब जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो अब वो लिक्विड से बेटा अपनी गैसियस स्टेट में जाएगा, जिसे कि स्टीम भी बोलते हैं ना, वाटर इन द गैसियस स्टेट मतलब स्टीम, इसी पानी की अब भाप बनेगी, स्टीम बनेगी। उस प्रोसेस में क्या होगा, वो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो इन पार्टिकल्स को अगेन एक दूसरे से और दूर भेजने में हेल्प करेगी, ताकि जो इनकी इंटर पार्टिकल स्पेस है वो और इंक्रीज करे और फैलाएगी इन पार्टिकल्स को, ये और ज्यादा बिखर जाएंगे। तो बिखरने के बाद बेटा इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अब कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये और ज्यादा दूर हो जाएंगे,
एक दूसरे से, ठीक है। इनके बीच की स्पेसिंग जो है पहले इतनी थी, अब और बढ़ गई, ठीक है। सो दिस इज नाउ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, द स्टीम, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने लिक्विड से गैसियस स्टेट जा रहा है, यहाँ पे भी आपकी जो फेज है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए जो हीट दे रहे हैं वो उस प्रोसेस फेज चेंज को कराने में ही यूज हो जा रही है। और टेम्परेचर आपका अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो जाएगा रीडिंग यहाँ पे, जब तक कि ये फेज चेंज पूरा का पूरा लिक्विड से गैस कंप्लीट नहीं हो जाता। और एक बार गैस बन गई है ना, स्टीम बन गई, पूरी तरह फेज चेंज हो गया, फिर अगर अभी अब हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हीट सप्लाई करते जाएंगे इस स्टीम को, तो फिर जो स्टीम का टेम्परेचर है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने लगेगा और हो जाएगा 110, 120। द टेम्परेचर विल अगेन स्टार्ट टू राइज, और वो जो स्टीम बनेगी उसे बोलते हैं फिर सुपर हीटेड स्टीम, है ना। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बन जाती है, उससे ऊपर फिर और हीटिंग करो तो सुपर हीटेड स्टीम बनती जाएगी, ठीक है। वहां एक नॉर्मल प्रोसेस होगा कि हीट एंटर कर रही है किसी सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि अब फेज चेंज हो चुका है। पर ध्यान दो यहाँ पर यही इंटरेस्टिंग है कि जब जब दुनिया पे फेज चेंज होगा, है ना, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तब तक जो भी हीट चेंजेस होते हैं, हीट भले अब्जॉर्ब हो रही हो भले रिलीज हो रही हो सिस्टम में से, वो हीट होती है छुपी हुई हीट कॉल्ड द लेटेंट हीट। सो यहाँ पे फेज चेंज के दौरान जो भी हीट सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब या रिलीज होती है बेटा, वो हीट एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि कहाँ जाती है, वो इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट करने में ही यूज हो जाती है, फेज चेंज करवाने में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए वो जो हीट एनर्जी है वो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे पास उसे महसूस करने का एक ही तरीका है ना, और वो तरीका है उसका टेम्परेचर चेंज, बॉडी का टेम्परेचर चेंज देखना। और टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं, वहीं अटक जाता है, तो वो हमें हीट महसूस नहीं होती, तो वो छुपी हुई हीट ही बेटा होती है लेटेंट हीट। अब इसी के अलग अलग नाम हैं, नाम बहुत सिंपल से हैं, जो भी फेज चेंज का नाम है उसी पे लेटेंट हीट का नाम होता है। देखो जैसे सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो वो क्या होता है, सॉलिड हम कहते हैं ना कि मेल्ट होके, जैसे आइस मेल्ट होके लिक्विड वाटर बना, सो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग के लिए ही बेटा एक दूसरा नाम होता है कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन जो है वो मेल्टिंग का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसी तरह जब लिक्विड से सॉलिड वापस आता है बैक, आपको पता है रिवर्सिबल है ना, लिक्विड से वापस सॉलिड भी हो सकता है, जैसे पानी जो है वो फ्रीज होके वाटर आइस बन जाता है, तो जो फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग का ही दूसरा नाम होता है बेटा सॉलिडिफिकेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान होगी लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे इसके नाम पड़ते हैं। अब लिक्विड से आप गैस चाहते हो तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान जो हीट अब्सॉर्ब होगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड वाइस वर्सा, अगर गैस से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, ये जो फेज चेंज है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। गैस से लिक्विड जाना कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्व होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी फेज चेंज है ना उसी के नाम पे लेटेंट हीट का नाम पड़ता है, ठीक है। अब सपोज जो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चला जाता है लिक्विड को बॉयकॉट करके, तो सॉलिड से गैस स्टेट में जाने को बेटा क्या बोलते हैं, बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के दौरान जो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी लाइक दिस सॉलिड से गैस, इट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अभी हमने जो वाटर का एग्जांपल लिया था कि जैसे वाटर की सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो ये चेंजेस हैं, तो बेटा वहां पर अगर हम बात करें वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन की बेटा, तो उसकी ये वैल्यू होती है। ऐसे ही हर सब्सटेंस की अपनी अपनी वैल्यू होगी। वाटर के लिए बेटा वैल्यू है 334 किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम वाटर को अगर आइस से मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में जाना है तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अब्सॉर्ब होगी। और अगर 1 किलोग्राम वाटर जो है वो फ्रीज होना चाहता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, तो इतनी हीट जो है 334 किलो जूल वो बेटा रिलीज करेगा। तो ये सारी जो हीट है ये हमें
ऑब्जर्व नहीं होगी टेम्परेचर चेंज के थ्रू, क्योंकि उस दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा, और जब ये फेज चेंज होंगे बट इतनी हीट इन्वॉल्व होगी, दैट इज द लेटेंट हीट। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये दोनों जो हैं फॉर दिस फेज चेंज, ये बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होंगे। खुद ही सोचो ना, अगर सॉलिड को उस सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट को लिक्विड में जाने के लिए इतनी हीट अब्सॉर्ब करने की नीड है, तो वाइस वर्सा जब उस लिक्विड को सॉलिड में आना है तो इतनी ही इक्वल अमाउंट, उतनी ही हीट उसको रिलीज करनी पड़ेगी ना। सो ये हमेशा बराबर होते हैं। कोई एक फेज चेंज उठा लो, जैसे ये लिक्विड और गैस स्टेट का उठा लो, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और कंडेंसेशन है बेटा, ये आपस में बराबर होते हैं। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। इतनी सारी जो हीट है ना बेटा, वो इस फेज चेंज के दौरान इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसी पे मैं अब हमने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमनली आप पढ़ते हो, एक रीजनिंग का क्वेश्चन, कि अगर आपके पास, बेटा ध्यान दो, अगर आपके पास एक तरफ है वाटर, लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है, और उसके साथ वर्सेस दूसरी तरफ आपके पास क्या है बेटा, वाटर की गैसियस स्टेट यानी कि स्टीम, है ना, स्टीम, वो भी आपकी एट 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। एक तरफ मतलब उबलता हुआ पानी है लिक्विड स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी तरफ उसकी जो भाप बन गई है स्टीम, वो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, बट एक लिक्विड स्टेट है वाटर की और एक बेटा गैसियस स्टेट है वाटर की, दैट इज द स्टीम, है ना, जैसे ये। और दोनों के अब होता क्या है, खुदा ना खास्ता मान लो कि जब आप, कोई इंसान किचन में काम कर रहा था, ठीक है, और काम करते वक्त क्या हुआ, उसके हाथ पर ये उबलता हुआ पानी गिर गया। अब मान लो एक हाथ पर उबलता हुआ पानी गिरा और दूसरे हाथ पर जो स्टीम थी ना, वो उसके हाथ पे गिर गई, ठीक है। सो एक हाथ के साथ क्या हुआ, बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उस पर्सन के लेफ्ट हैंड पे बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वो स्प्लैश किया, और राइट हैंड पे बेटा, और राइट हैंड पे उसका जो हैंड है वो उस पे स्टीम गिर गई, ठीक है ना, स्टीम लग गई उसको। तो क्वेश्चन ये है कि उसके कौन से हैंड पे ज्यादा सिवियर बर्न्स होंगे, मतलब ज्यादा खतरनाक जो बर्निंग होगी या जो ज्यादा डेंजरस होगा वो कौन होगा, ये लिक्विड वाटर या फिर ये जो गैसियस वाटर है स्टीम। टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे ये और राइट हैंड पे ये उसके गिरा है, कौन से हैंड पे ज्यादा सिवियर बर्न्स होंगे, ये मुझे कमेंट्स में बताना आप सोचकर। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, इसका आंसर भी पता होगा, तो सोच के बताना ऐसा क्यों होता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर ही रोल आता है हमारा जो टॉपिक है ना लेटेंट हीट, यहाँ पे रोल आता है इसका, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो कि वाटर की कितनी है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। सो इतनी बड़ी वैल्यू है ना, तो यही यहाँ पर डिफरेंशिएट करती है कि ये जो दो चीजें हैं ना, जो दो स्टेट्स हैं वाटर की, लिक्विड और गैस, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, लेकिन जब वो स्किन से टकराएंगी, ठीक है जी, तो उस प्रोसेस के दौरान ज्यादा सिवियर बर्न्स ये कॉज करेगा, यही मतलब लेफ्ट हैंड पे होगा या राइट हैंड पे, यही जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है ना वाटर की, ये इतनी हीट ये डिसाइड करती है, ये उसका कारण है, ठीक है, ये छुपी हुई हीट। तो अब आप सोचना कौन से हैंड पे होंगे बर्न्स, और बताना भी एक्सप्लेन करके कि क्यों होगा ऐसा, ठीक है। इसके साथ हम, आई होप कि आपको लेटेंट हीट की फीलिंग आई होगी, ये पूरा आपको टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है, फेज चेंज क्या होता है और उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है ना, और ये जो छुपी हुई हीट होती है ये एक्चुअल में क्या, कहाँ जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।